जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं यानी बाल अपराधियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, अलग-अलग तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं उन पे भी हम आएँगे। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स क्या हैं? यानी बाल अपराधी, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है लेकिन किसी अपराध की प्रवृत्ति रखते हुए पाए जाते हैं या किसी अपराध में संलग्न पाए जाते हैं, तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने कई बार ऐसे चीज़ें सुनी होंगी कि एक टीचर का मर्डर कर दिया। ये नरेला की बात है, बहुत दुखद बात है, कुछ साल पहले कुछ स्कूल के बच्चों ने। अब ये क्योंकि ये बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो इनको अडल्ट तो नहीं कहेंगे। तो ये ऐसे बच्चे जो आपराधिक प्रवृत्ति रखते हैं या कोई अपराध घट जाता है जिनके द्वारा या जिनसे, वो 18 वर्ष से यदि कम है तो उनको जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा जाता है और सुधार गृह वगैरह में भेजा जाता है कि अभी उनमें संभावना है कि सुधार हो सकता है। हालाँकि हीनियस क्राइम जो जघन्य अपराध हैं उनमें ये सुधार की बजाय प्रॉपर उनको सज़ा मिले, इस तरह का कानून पे बात चल रही थी। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो आ पाया कि नहीं आ पाया। ये बात हुई जब निर्भया कांड हुआ और उसमें इतना हीनियस क्राइम में एक व्यक्ति पाया गया जिसकी उम्र कुछ महीनों से कम थी, 18 से। सामिया थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें बाल अपराधी या जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स की, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज द क्रिमिनल एक्टिविटी चार्ज्ड बाय अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी एक आपराधिक बाल अपराधी वो व्यक्ति हैं, वो 18 साल से कम के लोग हैं जिनसे कोई भी अपराध घटित हुआ है, जिनसे कोई भी अपराध में वो संलग्न पाए गए हैं लेकिन उम्र 18 साल से कम है। इतनी बात क्लियर है ना? सब काम का चल रहा रहते का, शांति से पढ़ लो, फालतू बातें नहीं, ठीक है? देखिए, तो इतनी बात क्लियर है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में वो बच्चे पाए जाएँगे, 1 नंबर में क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, तो आपको ऐसे ही डील करना है कि वो लोग जो 18 साल से वो बच्चे जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है लेकिन किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में चार्ज्ड पाए गए हैं, यानी अपराधों में संलग्न पाए गए हैं, किसी भी अपराध में संलग्न पाए गए हैं, तो या उनसे अपराध कोई कमिट हुआ है, तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाएँगे। नॉर्मल अपराधी की तरह उनको ट्रीट नहीं किया जाता, थोड़ा-सा डिफरेंस दिया जाता है। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल दोज़ बिहेवियरल चेंज दैट अकर्स इन अ पर्सन्स लाइफ व्हाइल पासिंग द स्टॉर्मी फेज ऑफ एडोलेसेंस। यानी ये बात भी इस बात से क्लियर हो जाती है कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी बाल अपराधी है, ये एक पार्ट है ऑल दोज़ बिहेवियरल चेंजेस का, जो बहुत सारे व्यावहारिक परिवर्तन किशोरावस्था में हो रहे होते हैं, टीन एज में हो रहे होते हैं, वो स्टॉर्मी पीरियड जिसको हम कहते हैं। मतलब ये आप नहीं डिसाइड करेंगे रितिका, शांति से बैठ के पढ़ लो, फालतू बातें नहीं। कब पेडागोजी होगी, कब क्या होगी, ये कोर्स में पहले से डिसाइडेड है, वो चलेगा उसके हिसाब से। वो मेरा काम है, आप प्लीज़ मत सिखाइए ये चीज़, ठीक है? शांति से पढ़ते रहिए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अपडेट के बाद हाँ, श्री दिक्कत है थोड़ी। तो आते हैं वापस से, कोई एक्स्ट्रा बात पे नहीं ध्यान देंगे। समझ रहे हो? देखो, बढ़िया स्कोर आप कर लेंगे, कवर तो आपको पूरा ही करना होगा ना सिलेबस। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी का मन कर रहा है कोई और चैप्टर पढ़ने का, मैं कोई और पढ़ा रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, वो तो सिलेबस के हिसाब से होगा। जैसे डिसाइडेड है वैसे होगा। एक टाइम लिमिट में होगा और ऐसा भी नहीं है कि 2 साल बाद होगा। समझ रहे हो? चलिए, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सोनम। तो सो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल दोज़ बिहेवियरल चेंज दैट अकर्स इन अ पर्सन्स लाइफ व्हाइल पासिंग द स्टॉर्मी फेज ऑफ एडोलेसेंस। ये जो किशोरावस्था का तूफानी काल जिसको हम कहते हैं, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड है किशोरावस्था, यानी एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान का काल है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की जो उम्र है। ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें यहाँ, तो व्यावहारिक परिवर्तन आप में होते हैं। बहुत सारे अग्रेशन, हार्मोनल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, या इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कहते हैं। तो उसी स्टॉर्मी पीरियड का पार्ट हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस में हो सकता है कि बच्चा किसी आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ झुक जाए या इस तरह की कोई चीज हो। तो हम ये कहते हैं कि क्लियर है कि ऑल दोज बिहेवियरल चेंज व्यावहारिक परिवर्तनों में शामिल है ये, जो एक व्यक्ति के जीवन में इस स्टॉर्मी फेज को पास करते हुए आते हैं। ये तनाव एवं तूफान की अवस्था को पास करते हुए आते हैं। हम कहते हैं ना, नाजुक उम्र है बहुत, तो इससे व्यक्ति निकल जाता है तो वो बहुत आसानी से इधर-उधर नहीं जाएगा, अपना एक रास्ता पकड़ लेगा। लेकिन एडोलेसेंस में, स्टैनली हॉल ने बिल्कुल कहा है, एडोलेसेंस में बच्चे का ध्यान या उसका दोस्त ज़्यादा बनना होता है, उसको सही दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में, उसके माइंड में इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं कि अगर दिशा भटक गया तो पता नहीं फिर कितने टाइम बाद जीवन का कितना समय व्यर्थ हो जाए और कितना वो समाज के लिए भी घातक हो जाए।
ठीक है ना? तो कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसके कारण क्या होते हैं? बाल अपराधियों के या बाल अपराध के कारण, ये जुवेनाइल डेलिक्वेंट बन क्यों रहे हैं लोग? ये जो टीनेजर्स हैं, 18 साल से कम उम्र के लोग क्रिमिनल टेंडेंसीज में क्यों संलग्न हो रहे हैं? तो एक तो है इंडिविजुअल फैक्टर, व्यक्ति का टेम्परामेंट होता है, कई बार स्वभाव होता है ना? अब इसमें टेम्परामेंट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, ऐसा नहीं कि स्वभाव से ही कोई क्रिमिनल पैदा हुआ है, वो नहीं है। बट इंडिविजुअल फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव है तो उस तरफ मुड़ गया, हो सकता है कोई घटना जीवन में ऐसी घटी हो कि दिमाग किसी उल्टी तरफ ही चला गया, है ना? आर्मी में जाना चाहिए था ऐसे व्यक्ति को, लेकिन वो किसी और चीज में शामिल हो गया जो लीगल भी नहीं है एक तरह से। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं कि हर व्यक्ति का एक नेचर भी होता है, हर व्यक्ति के अपने अनुभव भी होते हैं, व्यक्ति कारण होते हैं, आसपास के कारण हो सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, शादियों के सीज़न है, बहुत शोर हो रहा है, ईयरफ़ोन के अंदर तक आवाज़ आ रही है। ये भी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व कुछ दिनों में, है ना? ये ऑफ़िस से ही लिया करेंगे क्लास। फैमिली फैक्टर्स यानी व्यक्तिक कारक कारण हो सकते हैं, उम्र ऐसी है, फिर आस-पास का माहौल कैसा है, तो ये हुए आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स, है ना? ये क्या हुए? इंडिविजुअल फैक्टर्स यानी व्यक्तिक कारक या कारण आप कह लीजिए। व्यक्तिक कारक, फैमिली फैक्टर्स हैं पारिवारिक कारक, पारिवारिक कारक। पारिवारिक कारक क्या हैं? भाई परिवार में इस तरह का माहौल हो, मारपीट या पता नहीं क्या-क्या बच्चे बच्चे ने बचपन से देखा है या बहुत रिसोर्सेज की कमी देखी है, बड़े लोग या पैसे वाले लोग दबा ही रहे हैं, गलत व्यवहार करते हुए देखा है, आपने कोई ऐसी घटना देख ली घर में। एक वो मूवी है ना, कोई तो आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो, अजय देवगन की कोई तो मूवी है, जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं कि फिर वो परिस्थितियों से ऐसे व्यक्ति बनता है कि वो गलत राह पे चला जाता है। तो पारिवारिक कारक हो सकते हैं, क्या देखा बच्चे ने बचपन से, किस तरह की परिस्थितियाँ रहीं। अरे आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से ही शादी हो रही है। शिवानी कह रही है, नहीं हमारे साइड भी है, तो मुझे लगा ये शोर जा रहा है, मैंने कहा जाना नहीं चाहिए माइक से, बट अगर जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो वो है, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आपके एंड पे भी रहेगा, सही बोल रहे हो। मिल जाएगी वीरेंद्र। मेंटल हेल्थ फैक्टर्स, हो सकता है किसी बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो, कोई डिसऑर्डर हो, जिसके चलते वो किसी आपराधिक मामले में या किसी आपराधिक क्रिया में संलग्न पाया जाए। कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई बिहेवियरल इश्यू हो सकता है ना? इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके चलते व्यक्ति को अपना ही होश नहीं रहता कई बार। ऊपर से सोने पे सुहागा हो जाता है अगर माहौल खराब मिल जाए तो, है ना? हाँ, अंशिका कह रही है हमारे मोहल्ले में ऐसा हो चुका है और ये सारे फैक्टर्स उसके घर में थे। एनवायरनमेंट का इतना बड़ा रोल है, आपको अंदाजा भी नहीं होता हमें कितना बड़ा रोल एनवायरनमेंट प्ले कर सकता है। सब्सटेंस अब्यूज फैक्टर्स, ये सब एक तरह से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सोने का सुहागा टाइप की बात है ना? चेरी ऑन द केक है ये कि इंडिविजुअल फैक्टर्स, व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव व्यवहार का था, फैमिली फैक्टर्स, परिवार में और खराब चीजें देखी, दुनिया में घूस देखी, ये देखा, वो देखा, करप्शन देखा और खून खौलने लगा। मेंटल हेल्थ फैक्टर्स, हो सकता है कोई डिसऑर्डर भी हो, साथ में सब्सटेंस अब्यूज भी शुरू कर दिया, ड्रग लेने लग गए, फलाने नशे करने लग गए। ये तो बहुत कॉमन है इस उम्र में इस तरफ मुड़ना। तो ये सब जब मिलेंगे अगर, या इनमें से कोई एक फैक्टर भी होगा, वो बहुत घातक साबित हो सकता है। तो सब्सटेंस अब्यूज फैक्टर्स, कोई भी किसी भी तरह का नशा, सब्सटेंस, सुलोचन वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, आपको याद होगा वो बच्चा। तो आधे से ज़्यादा तो इतनी बुरी हालत है, आधे से ज़्यादा कहना शायद गलत होगा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, बट बहुत सारे लोग जो आप देखते हैं सिग्नल पे जो है भीख माँग रहे हैं, या फिर कहीं और बच्चे जो कुछ-कुछ पैसे माँगते हुए या कुछ छोटा-मोटा कुछ बेचते हुए नज़र आते हैं, जिनको ठीक से संसाधन नहीं मिल रहे, कितने बच्चे उनमें से पता नहीं सब्सटेंस अब्यूज़ में की तरफ गए हुए होते हैं, है ना? फुटपाथ पे अगर कोई सो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है, बट काफ़ी जो नॉर्मल से ज़्यादा संख्या आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना तारतिला? पढ़ लो चुपचाप, कह रही हैं आप शादी क्यों नहीं कर रहे? हैं? बहुत खुश दिख रहे हैं आपको शादी करके लोग आस-पास। 12 से 18 में शुरू होती है जी ये, कि आपको लग रहा है मेरे जीवन में ही कुछ कमी रह रही है। हैं? मज़ाक कर रही हूँ यार। देखिए, तो इंडिविजुअल फैक्टर्स व्यक्तिक कारक हो सकते हैं, व्यक्ति की एज ऐसी है, टेंडर एज है, हार्मोनल चेंजेस हैं, बहुत सारी चेंजेस हैं, व्यक्ति का टेम्परामेंट कैसा है, ये सब हो सकता है। पारिवारिक कारक हो सकते हैं, क्या उसने देखा है परिवार में, मेंटल हेल्थ फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार इतनी ज़्यादा हिंसा बच्चा परिवार में ही देख लेता है, घरेलू हिंसा, कि किसी दिन
वो किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए या जनरली माता को बचाने के लिए या उस स्थिति में आता है कि घर की महिलाओं के प्रति अगर वो इतना आक्रोश उसने देखा है, तो कोई एक ऐसी घटना घट सकती है, घटती है बहुत बार कि पिताजी को धक्का दिया और उनकी डेथ ही हो गई मान लो। या इस तरह का कोई सिचुएशन बनी घर में कि वो उस फैक्टर से बच्चा जुवेनाइल डेलिक्वेंट बन गया। ठीक है ना? तो मेंटल हेल्थ फैक्टर्स हो ही सकते हैं कोई भी, क्योंकि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज इस उम्र में निकल के आते हैं। सब्सटेंस अब्यूज जो है एक फैक्टर हो सकता है। फैमिली फैक्टर्स में और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इतना पैम्पर करके रखा है माँ-बाप ने, कभी किसी चीज़ को ना ही नहीं कहा, ना उसको ना सुनना समझ में आता है, ना उसको ये सिखाया है कि तमीज़ होती है समाज में, दुनिया में जो है आप सब कुछ आपके मन का नहीं हो सकता, हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती, पेशेंस रखना। कितने अमीर घरों के बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है कई बार कि पेशेंस नहीं, सब में नहीं। बदतमीजी हर जगह है, गरीबी में भी है, अमीरी में भी है। वो आपका जो एनवायरनमेंट किस तरह का रहा है, पेरेंटिंग किस तरह की रही है, व्यक्ति का खुद का नेचर कैसा है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं कई बार, तो ऐसा होता है कि उसने संसाधन की कभी कमी देखी ही नहीं, कभी जीवन में लाइन में लगे ही नहीं, तो लाइन में लगना व्यक्ति को बड़ी अपनी तौहीन लगती है ना? कि कहीं लाइन में खड़े हो गए तो बड़ी तौहीन की बात हो गई। या फिर मुझे कैसे मना कर दिया किसी लड़की ने किसी प्रेम प्रसंग में, आपने जो टीनेजर है एक उसने प्रपोज किया, जो आप एसिड वेसिड के मामले देखते हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है, आस-पास देखा ही नहीं है, पिताजी, माताजी पूरे घर में सबकी चलती है बस, जो कह दिया वो हो जाता है। ये नहीं देखा कि जीवन में सब कुछ आपके मुताबिक नहीं हो सकता, आप कुछ भी हो। हो सकता है बहुत कुछ आपके मुताबिक हो रहा हो, अगर आपके पास संसाधन बहुत हैं, पैसे बहुत हैं, पावर बहुत है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। आपको वो पेशेंस लाइफ में सीखना पड़ेगा। ये सब मिसिंग हो जाता है कई बार, तो वो बच्चा उस तरह से बड़ा होता है कि मैं ही हूँ, जो हूँ, बाकी तो सब लोग नहीं हैं। ये तो सब चींटियाँ हैं, जो मेरे मुताबिक चलेंगे, चाहे वो घर में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, तो ऐसी भी स्थिति है। इसका उल्टा भी होता है कई बार कि इतना संसाधन विहीन माहौल है कि जिसने देखो दबाया ही है आज तक। तो आज तक दबाया ही है, दबे ही हैं, तो वो फिर ऑपोज़िट निकल के आता है कि अब मैं देखता हूँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके चलते जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में बच्चा जा सकता है। एडोलेसेंस में आता है ये किशोरावस्था में, क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत सारे चेंजेस बच्चे में हो रहे होते हैं। किशोरावस्था इसका जनरल पीरियड है, अदरवाइज़ 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध में संलग्न पाया जाता है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट ही कहलाएगा। सब्सटेंस को नशे कह सकते हो आप। हाँ, कुंठा हो सकती है बच्चे में बिल्कुल सीपी मिश्रा जी, कि छोटे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ़ बड़े पे ही फ़ोकस है या बड़े को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चों में भी आपस में राइवलरी होती है कई बार। लाइव क्लास है भाई बिल्कुल। फ़िज़ा। अब इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या आ सकता है? वैसे तो हम मोटा-मोटा समझ चुके हैं, बट फटाफट समझते जाते हैं। लोअर इंटेलिजेंस, कई लोगों की समझ ही उतनी नहीं होती कि वो सारे फैक्टर्स खुद से समझ पाएँ, है ना? आईक्यू कह लीजिए आप उस चीज़ को, कि व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल आईक्यू भी होता है ना एक। अब उसको आईक्यू कह लीजिए, इंटेलिजेंस का स्तर कह लीजिए, जो जेनेटिक है काफ़ी हद तक। एनवायरनमेंट का ऑफ कोर्स इसमें रोल है, लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आयशा, आप अपने हिस्से की मेहनत कीजिए। दुनिया में कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, वो सब आपकी चिंता नहीं है। आपकी चिंता है आपके सामने सिलेबस और आपकी मेहनत। हाँ, हाँ, हाँ। देखो अनुराधा कह रही हैं कि मेरी गली में एक बच्चा है या व्यक्ति है, बहुत बदतमीज़ है, घर वाले पैसे देके बचा लेते हैं। कितने केसेज़ आप सुनते हैं कि फलाने एमपी का, फलाने पॉलिटिशियन का, फलाने इसका, एक से एक घटिया से घटिया काम करके भी कई बार लोग बच जाते हैं, आप देखते हैं। तो फैमिली फैक्टर्स तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ना। यहाँ हमारे घरवाले आपकी गलती पे ना कहें, जो कि ठीक ही है। वाह जी श्री! बहुत बढ़िया। देखिए, तो लोअर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के स्तर की में कमी, निम्न बुद्धि का स्तर या बुद्धि के स्तर में कमी। बुद्धि स्तर में निम्नता कह लीजिए आप, या सही शब्द जो होगा वो कमी लिख देंगे तो थोड़ा ठीक लगता है, आसान है। हु डज़ नॉट रिसीव अ प्रॉपर एजुकेशन, इंडिविजुअल व्यक्तिगत कारक में और क्या हो सकता है? बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिली, वैल्यू एजुकेशन क्यों पढ़ा रहे हैं हम? ताकि सही इंसान बन पाए व्यक्ति। है ना? कि आप नैतिक शिक्षा क्यों पढ़ाने में लगे हुए हैं बचपन से? क्यों आप रिलीजन जितने भी हैं धर्म, वो एक सही रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, एक सही इंसान आप बन जाएँ, ये सिखा रहे हैं वो। ठीक है ना सुचि? नहीं सुचि, हारना नहीं है जीवन में। जब तक आप जीवित हैं, तब तक कहानी में दम है, ये मान के चलिए।
जो आप बता रही हैं कि आपके भैया के जाने के बाद वो दुःख है, आपके परिवार में आस-पास मृत्यु सत्य है, उसके ऊपर कुछ और है नहीं, है ना? तो जब तक आप जीवित हैं तब तक बैटल जारी है। कहना आसान होता है बट मैं खुद ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो ये मैं कह सकती हूँ आपको अनुभव से कि आप वो गिव अप नहीं कर सकते। लाइफ में किसको कौन से कार्ड्स मिले हैं, यू नेवर नो। हो सकता है किसी के जीवन में सब मज़े ही मज़े हों, लेकिन वो दूसरी जगह कहीं बैलेंस हो जाता है ना? तो वो इसीलिए कंपैरिज़न कभी भी अच्छा नहीं होता। आप कंपेयर करो ही मत, अपना जीवन जो है आप उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। आप अपने साथ रेस में हो, किसी और के साथ नहीं। एग्ज़ैक्टली सुष्मिता कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर कुछ होता है तो पहले तो घरवाले मुझे ही पीटेंगे। वो भी एक स्थिति है। इसका उल्टा क्या हायर इंटेलिजेंस में भी होता है। प्रोथा विश्वास कह रहे हैं। हाँ, अगर सही एजुकेशन ना मिले, प्रॉपर एजुकेशन ना मिले, वैल्यू एजुकेशन ना मिले, तो हायर इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति तो और खतरनाक क्राइम कर सकता है। क्योंकि आपको क्या लगता है ये चोरी जो धूम में दिखाया हुआ है ऋतिक रोशन का किरदार, दिमाग नहीं है उसमें। जिसका आईक्यू ज़्यादा है, जिसका इंटेलिजेंस स्तर ज़्यादा है और सही रास्ते पे वो नहीं जा रहा है। समाज के सही रास्ते से मतलब है जो एक बड़े मासेस का या लोगों का खिलाफ या उनका नुकसान एक तरह से आप कर रहे हो। तो वो और खराब है। एक होता है अपना नुकसान करना, वो भी गलती है, लेकिन आप माहौल के लिए भी टॉक्सिक ही बन रहे हो। तो एक तो बुद्धि स्तर में अगर कमी होगी तो आसानी से बहक जाता है व्यक्ति। अभी कुछ टाइम पहले वो आया था ना कि नक्सलियों में जो है जोड़ रखा था एक 14 साल की बच्ची को। तो बहुत आसान है, या दिल से मूवी है शायद, उसमें अमृता कोई तो जो भी कैरेक्टर है शाहरुख खान के अगेंस्ट, तो ऑपोजिट बेसिकली अगेंस्ट क्या, तो वो अपने अपने अनुभवों से व्यक्ति किस तरफ मुड़ जाए, यू नेवर नो। हु डज नॉट रिसीव अ प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा सही ना मिलने की वजह से, सही शिक्षा ना मिलने की वजह से, मूल्यों की कमी शिक्षा में हो जाए यदि, कि झूठ बोलना गलत बात है, सही सच पे रहना चाहिए, 50 चीजें, तो सही कितनी सारी लकड़हारे की कहानी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपने बचपन में सुनी है, किस लिए? ताकि आप सही इंसान बन जाएं। हाँ, उसामा बिन लादेन से लेके कितने लोग हैं जो, मतलब एजुकेशन सही नहीं मिल रही, इंटेलिजेंस भी कम है ना? ईगो इतनी ज़्यादा है, मनीषा कोइराला एग्ज़ैक्टली। तो हू डज़ नॉट रिसीव अ प्रॉपर एजुकेशन, तो सही शिक्षा ना मिलना, ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे को एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं थी, इंटेलिजेंस का भी स्तर कम था। इम्पल्सिव बिहेवियर, कुछ लोगों में इम्पल्स का स्तर ज़्यादा होता है। इम्पल्स अगर हम कहें, तो अगर हम सिर्फ़ अपने इम्पल्स पे चलेंगे कि जो मन किया वो ही कर रहे हैं सिर्फ़, या इम्पल्स और मन में भी अंतर होता है। एक मन किया आपका कि आपको करियर में कुछ करना था जिससे आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन में वो करना चाहते हैं जो आपको पसंद है। वो एक अलग चीज़ है। वो मन का करना वहाँ इस तरह की स्थिति में आपको शादी नहीं करनी किसी व्यक्ति से तो नहीं करनी, इसमें इम्पल्स नहीं है। ये आपका डिसीज़न हो सकता है, ये आपका मन हो सकता है। इम्पल्सेस जब आप अपने, आपके अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट भी है ना, जब आप सिर्फ़ अपने इड पे चलने लग जाएँ, इड, ईगो, सुपर ईगो होता है। तो इड क्या है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, वो सिर्फ़ इम्पल्स पे काम करता है, डिज़ायर पे काम करता है। तो डिज़ायर तो किसी एक व्यक्ति की भी पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। ऐसा कहा जाता है, नीड्स तो कुछ हद तक फुलफ़िल हम सबकी कर सकते हैं शायद। इम्पल्स का इलाज नहीं है। तो अगर हम सिर्फ़ इम्पल्स पे ही चलें, इस मन किया इसको चपेट लगा दी, बाइक का मन किया 150 पे चला दी, रेड लाइट जंप कर दी, किसी और को ठोक दिया। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर है कि हमारा इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं है। इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं है यानी हम अभी भी एनिमल के स्तर से ऊपर आ नहीं पाए हैं। हमारी बुद्धि हमारे इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो? तो ये कहानी यहाँ पे है आंचल, कि इम्पल्सिव बिहेवियर यदि व्यक्ति में बहुत ज्यादा है, खुद पे सेल्फ कंट्रोल आया ही नहीं है, पेशेंस सिखाया ही नहीं है, वैल्यूज हैं ही नहीं, कि कुछ भी हो जाए, आपके जो सर्टेन मूल्य हैं जीवन में, ये मैं बहुत बार कहती हूँ कि आपके कुछ मूल्यों का सेट होना जीवन में बहुत जरूरी है, कि ये आपकी वैल्यूज हैं, इनसे आप हटेंगे नहीं। ये आपके जीने का तरीका है, उससे जीवन आसान हो जाता है। समझ रहे हो? अनकंट्रोल्ड अग्रेशन, भाई गुस्सा सब में होता है, आक्रामकता सब में है। ह्यूमंस में एंगर तो है ना, हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, उनमें से एंगर भी एक है। फियर, एंगर, लव तो हम कहते हैं जन्म से होते हैं, है ना? जेबी वॉटसन कहते हैं कि फियर, एंगर, लव जन्म से हैं, यानी भय, क्रोध, प्रेम, ये जन्म से होता है व्यक्ति में। हो जाएगा, वो करा देंगे साथ। तो अनकंट्रोल्ड अग्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी ऐसा अग्रेशन, ऐसा आक्रामक या अग्रेशन जो आपके अंदर ऐसा गुस्सा है जो कंट्रोल्ड नहीं है। भाई अग्रेशन सब में होता है। आप सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम तो बल्ले से जवाब देंगे, किसी ने बॉल मारी तो क्या हुआ, जवाब काम से दिया जाएगा। तो ये कंट्रोल्ड अग्रेशन है, कि आपने डिसाइड किया है कि आप अग्रेशन कैसे दिखाएंगे, या आप गुस्सा करेंगे तो वो कैसे करेंगे। सामने वाले ने डिसाइड नहीं किया है कि आपको थप्पड़ मार दिया तो आप बदले में थप्पड़ ही मारेंगे। समझ रहे हो?
तो एक अनकंट्रोल्ड अग्रेशन हो जाएगा वो। कंट्रोल्ड अग्रेशन, आपके सेंसेस, आपका गुस्सा भी आपके कंट्रोल में है। तो अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो क्रिमिनल प्रवृत्ति की तरफ, अगर ये इनमें से कुछ भी सब एक साथ होता चला जाए मान लो, या कोई भी एक चीज भारी पड़ जाए, तो आपराधिक प्रवृत्ति में की तरफ जा सकता है बच्चा। कि प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली, सारी चीजें नेगेटिव ही सिखाई गई कि पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है, दुनिया बहुत बुरी है। होते हैं ना कुछ लोग कि उनको हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है सिर्फ। तो वो एनवायरमेंट उस तरह से ही दिया गया है बचपन से। हाँ, चीजें हैं, बहुत खराब चीजें हैं भाई दुनिया में, लेकिन आपके हाथ में भी कुछ हद तक कंट्रोल है कि आप अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो लोअर इंटेलिजेंस, या फिर हु डज नॉट रिसीव अ प्रॉपर एजुकेशन, इंपल्सिव बिहेवियर है बच्चे में, बहुत अनकंट्रोल्ड अग्रेशन है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो अग्रेशन कहाँ से आया, कहीं से भी आ सकता है। घर में माहौल ऐसा देखा है तो उस चीज का गुस्सा है, उस चीज की फ्रस्ट्रेशन है। कोई घटना घट गई है बचपन में, उस चीज की फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। किसी बच्चे को के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा हो, तो वो सब फिर अग्रेशन फ्रस्ट्रेशन बनता है ना, बच्चे में रिजेंटमेंट क्रिएट होती है, कुंठा बनती है। एन इनेबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन में कि यदि आप ग्रेटिफिकेशन को डिले ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्लेजर को या मजे को आप डिले नहीं कर पा रहे हैं रिधि, तो वो एक प्रॉब्लम है। कि आपको पता है आपके पास 4 महीने हैं तैयारी के, और आप सारी दुनिया की मूवीज अभी देखनी है, आपको सारे दोस्तों से अभी मिलना है, आपको सारी चीजें आपको अभी करनी है, शादी में भी जाना है, फलाना भी करना है, सारी दुनिया के काम आप अभी कर लेंगे। इसका मतलब आप ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर अक्षमता है ग्रेटिफिकेशन को या मजे को डिले करने की, सुख को डिले करने की। और ये जो एक प्रॉब्लम है, इससे बहुत नुकसान होता है। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए डिले करने की ग्रेटिफिकेशन को। कई लोग इतना दबा लेते हैं खुद को कि वो हमेशा ग्रेटिफिकेशन डिले करते रहते हैं, कभी फिर जीवन जी नहीं पाते। तो आपको बैलेंस में आना है दोनों चीजों के। वो आ जाएगा मोहम्मद, अगर सिलेबस चेंज होगा, डोंट वरी। तो अगर हम देखेंगे एन इनेबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी एक अक्षमता है, बशर्ते आपने वो रहे, आपका क्या कहते हैं, वैलिडिटी एंड ऑल। वो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, बट वो देख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। सिर्फ सीटेट के लिए बात कह रही हूँ मैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। हो जाएगा तारतिला, बहुत बढ़िया। ग्रेटिफिकेशन मतलब मजा कह लीजिए, सुख कह लीजिए, आप जो भी करके आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर सिर्फ अच्छे पे चलेंगे तो जीवन नहीं चल पाएगा। मेरा मन है मुझे अच्छा भी कहीं और रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने में मिलेगा, तो जाऊं क्लास छोड़ के? नहीं। मान लीजिए मतलब अच्छा लग रहा है क्लास लेके भी, उनका मतलब भर जाती हैं चीजें अंदर। एन इनेबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, अगर बच्चे में क्षमता विकसित ही नहीं हुई कि यार कोई बात नहीं, चॉकलेट खा लेना। ये क्या है कि व्रत रखते हैं हम, रोजा रखते हैं कई लोग, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से क्या है, सेंसेस पे कंट्रोल करने की बात कही गई है। उसका सिंपल मतलब है कि आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर पाए, ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पाए। कि भाई ठीक है, एग्जाम के बाद चले जाएंगे ट्रिप पे, एग्जाम के बाद मना लेंगे बर्थडे, एग्जाम के बाद कर लेंगे ये चीज, अभी ये कर लेते हैं। हाँ, आ जाएगा मोहम्मद सोहेल, डोंट वरी। रिजेंटमेंट कहते हैं आस्था उसको इंग्लिश में। कि आपने इतनी नफरत या इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी चीजें अंदर भर ली हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, की नहीं आपने। तो ये सब कारण बनते हैं फिर आपके डेलिक्वेंट, जो आपकी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसके, आपराधिक प्रवृत्तियों के। फैमिली फैक्टर्स, दीज फैमिली रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड क्या? अ लैक ऑफ प्रॉपर पेरेंटल सुपरविजन। मतलब कई बार आपको पेरेंट्स का सुपरविजन चाहिए होता है, जब बच्चा छोटा होता है पेरेंट्स को ध्यान देना होता है उस पे, उससे समय बिताना होता है, जानना होता है आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है, आप किस तरफ उसको दिशा दे सकते हैं। तो ये क्या है? अ लैक ऑफ प्रॉपर पेरेंटल सुपरविजन। पेरेंट्स ऐसे हैं जो नेग्लेक्टफुल हैं या गायब ही रहते हैं, या फिर ऐसे हैं बिल्कुल जो परमिसिव हैं, जैसा बच्चा कह दे सब सही। तो पेरेंटल सुपरविजन है ही नहीं, यानी कंट्रोल जीरो है। केयर ही केयर है, या केयर भी नहीं है मान लो, लेकिन कंट्रोल तो डाउन ही है। मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिन भी चाहिए ना आपको। ऑन गोइंग कंट्रोल का मतलब ये नहीं बच्चे का जीना हराम कर दो। ऑन गोइंग पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कई बार परिवार में इतने अभिभावकों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इतने झगड़े होते हैं, तो वो भी एक कुंठा का कारण बन जाती है। अंदर भर जाता है बच्चे के बहुत कुछ, एक नेगेटिविटी, एक एंगर भर जाता है, हेटरेट बढ़ जाती है। नेग्लेक्ट एंड अब्यूज, बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया गया कभी। एक बच्चा है मान लीजिए घर में जिस पे पूरा ध्यान है, दूसरे पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसकी कोई सुनता भी नहीं है, वो बेचारा 4 बात कहे तो भी उसे फटकार लगा दी जाती है। फेवरेटिज्म चल रहा है परिवार में ही। तो नेग्लेक्ट एंड अब्यूज, या फिर अब्यूज हुआ है बच्चे के साथ, इमोशनल अब्यूज हो सकता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज हो सकता है, या फिजिकल अब्यूज हो सकता है कि मारपीट डायरेक्ट हुई हो इमोशनली, कि तुम तो इतने घटिया हो, फलाना हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें। और
भारतीय परिवारों में हम देखते हैं कई बार इंडियन फैमिलीज में, हमने तो यही एक्सपीरियंस किया है। बाहर तो स्थिति ये है कि कोई एक थप्पड़ लगा दे तो पुलिस ही आ जाएगी। यहाँ पे तो हम बड़ा अच्छा मानते हैं इस चीज को कि मार पिटाई हो रही है, अरे देखो कितनी बढ़िया बात है। बच्चे को 4 बातें सुनाई, बच्चे ने उफ नहीं किया। ये तो हमारी संस्कृति का पार्ट है ना, बड़े कुछ बोले तो हमें चुप हो जाना चाहिए, जो कि कुछ हद तक सही है, बट वो पूरी तरह सही मैं तो नहीं मानती उसको। कि एक पॉइंट के बाद अगर आप बिल्कुल सहते ही चले जा रहे हैं, तो एक दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो बैलेंस में कहीं सही है कि ठीक है, कुछ चीजें आप जाने देते हैं, हाँ ठीक है, हर बात को आप अपोज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे होंगे जहां आपको बोलना होगा। तो नेग्लेक्ट एंड अब्यूज, तो इमोशनल अब्यूज, साइकोलॉजिकली बच्चे को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अरे बेटा देखो, तुम ही तो हमारा जीवन चलाना है, फलाना ढिमका ये वो, तुम ही तो हमारा नाम रोशन करोगे। इतना प्रेशर बच्चे पे बना दो, भाई आपसे क्यों नहीं हुआ आपका नाम रोशन, खुद करो अपना नाम रोशन। बच्चा नहीं करेंगे, एक प्रोजेक्ट चाहिए। आपको भी ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा अगर आप कल को कुछ माँ-बाप के लिए करेंगे या जीवन में आप अच्छा करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, बट ये शर्त नहीं होनी चाहिए। ये कोई गिव एंड टेक का बिज़नेस थोड़ी है कि इतना प्रेशर बच्चे पे बना दिया साइकोलॉजिकली, इमोशनली, कि अगर तूने नौकरी नहीं ली हम तो बर्बाद हो जाएँगे, तबाह हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो कल को अगर मान लो नहीं मिली नौकरी तो क्या करेगा फिर वो? गलत रास्ता अपनाएगा कोई, या फिर हो सकता है अपने जीवन से हाथ धो बैठे। कितने बच्चे अभी नीट के जो टॉपर की, अभी लास्ट टाइम ही कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने, सुसाइड कर लिया एक नीट के टॉपर ने कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, बट कर रहा हूँ क्योंकि घर वाले। तो ये सब क्या है फिर, या तो आप अपने जीवन के साथ कुछ करेंगे या दूसरों के, तो आप खतरा ही बनेंगे फिर समाज के लिए। प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसको रोकें कैसे? बाल आपराधिक प्रवृत्तियों को। प्रिवेंशन सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन, आप बच्चे को एजुकेशन दीजिए सब्सटेंस अब्यूज को लेकर के, कि वो किसी भी नशे में ना पड़े, है ना? जैसे हनी सिंह का आजकल आप बहुत इंटरव्यूज वगैरह में देखेंगे, या फिर वो कई मुहिम में जुड़े हुए हैं कि वो नशे ने उनका जीवन कैसे तबाह कर दिया, वो सूखे नशे करते थे, फलाना था, ये था, वो था। तो अब उन्होंने वो अनुभव ले लिया अपने जीवन से, और उनके कई साल 7-8 साल खराब हुए, उनको एक मेंटल डिसऑर्डर भी ट्रिगर हुआ, और और तो ये सब्सटेंस अब्यूज के बारे में एजुकेशन अब वो दे रहे हैं एक तरह से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद जी चुका है उस चीज को, अब वो उसकी एजुकेशन इसलिए दे रहा है कि व्यक्ति को लगे कि हाँ यार, ये अपना जीवन बर्बाद करके आया है, बच गया है, बस हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तो वो अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन, कि स्कूल्स में नशा मुक्ति के लिए या नशा के लिए, नशे से बचने के लिए प्रॉपर कैंपेन्स चलाए जाएं, अवेयरनेस दी जाए। देखिए, बर्बाद होने के 2-4 खास तरीके हैं। खास तरीके दो 2-4 बर्बाद होने के, वो क्या है? आप नशे में पड़ जाएं सबसे पहला, तो वो वन वे स्ट्रीट है। यानी एक एक तरफ ही जाता है वो रास्ता, वापसी का रास्ता वहाँ बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम लोग निकल पाते हैं। और जब तक निकलते हैं तब तक जीवन के प्राइम ईयर्स निकल चुके होते हैं, है ना? मैंने भी गाँव में आस-पास देखे हैं लोग, बेहतरीन जीवन जा रहा होता है और एकदम से ऐसा कट लगता है कि यू टर्न मार जाती है लाइफ पूरी। तो नशा उसमें से एक बहुत मेजर चीज़ है कि आप सब्सटेंस अब्यूज़ में लग गए और अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। तो अगर आप पहले से ही बच्चे को एजुकेशन दें, ये सब्सटेंस बैन कर देने चाहिए। बहुत सारे बैंड हैं, फिर भी कौन-सा लोग बाज आते हैं। ऐसे-ऐसे सब्सटेंस में बच्चे निकलते हैं। अभी मैं जानती हूँ, एक रिश्तेदारी में बच्चा है, वो सब्सटेंस वो यूज़ करता था जो अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है वो, और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे आपको। बैन करने पे भी कौन-सा रुक जा रही हैं चीज़ें, समझ रहे हो? जो हमारे यहाँ चीज़ें बैन हैं, बाहर की कई कंट्रीज़ में उन पे बैन नहीं है। तो गेम ये है कि आप माइंड को एजुकेट कर दें, समझ रहे हो? गुंजन कह रही है मैं भी नशे करने लगी थी, अब सब ठीक है। हाँ, वो बहुत आपके अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको कुछ टाइम अच्छा लग भी रहा है, आप एस्केप ढूँढते हैं नशे में, कि जो जीवन में आपके भसड़ चल रही है, उससे थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लग रहा है। जिस दिन आप उस रास्ते पे चले जाएँगे, तो वो कितने दिन अच्छा लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना वो अच्छा लगेगा, ना ये अच्छा लगेगा, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि वो, अगर वही रास्ता सही होता तो फिर तो सारी दुनिया के लोग क्यों मेहनत कर रहे होते, क्यों जिम जा रहे होते, क्यों भाग दौड़ कर रहे होते, क्यों टाइम पे उठ रहे होते, क्यों अपना शरीर का ध्यान रख रहे होते, नशे करके जीवन गुजार देते। गुजरता कैसा है आपको भी पता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन आप प्रॉपरली दें। आपकी जिम्मेदारी है, आपके आसपास कोई बच्चा हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, कि नशे की तरफ
ना जाए उस चीज़ को लेके एजुकेशन आप जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करें। समझ रहे हो? जी, सीपी मिश्रा जी। तो ये प्रिवेंशन सर्विसेज में आता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ की एजुकेशन प्रॉपर दी जाए, स्कूल में सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों जिसमें एक्सपर्ट्स आकर के अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाएँ। वो आप देखिए ना मूवी में जाने से पहले तो वो मुकेश का ऐड आता है, अब मुकेश नहीं रहे, 2 छोटे बच्चे, प्यारा-प्यारा परिवार ये वो, लेकिन तम्बाकू का इनको लत लगी। और आजकल तो स्थिति ये है तम्बाकू-वम्बाकू तो बहुत छोटी चीज़ें रह गई जिस स्पीड से लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है। एग्ज़ैक्टली ब्रो था। तो एंड ट्रीटमेंट, तो सब्सटेंस अब्यूज़ एजुकेशन होनी चाहिए और ट्रीटमेंट का भी फिर पता होना चाहिए। कितने तो नशा मुक्ति केंद्र ऐसे हैं कि हमने मतलब एक एडमिट कराया था एक व्यक्ति को कि वहाँ उल्टा ये सब धंधे चल रहे हैं। कहने को नशा मुक्ति केंद्र है। फैमिली काउंसलिंग, फैमिली को कैसे मैनेज करना है, यूथ मेंटोरिंग, यूथ को जो यूथ है उसको एक सही दिशा देने के लिए एक वर्कशॉप्स वगैरह होना, पेरेंटिंग एजुकेशन, पेरेंट्स को सही एजुकेशन मिलना, एजुकेशनल सपोर्ट एंड यूथ शेल्टरिंग। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, सही रास्ते पे कुछ काम दे रहे हैं, ताकि वो सही दिशा में देखिए एनर्जी आप में है, सब में होती है, यंग एज में और ज़्यादा होती है, उस एनर्जी को आपको दिशा क्या देनी है, सारा गेम उसका है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का ऐड करते हैं, अब उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको क्या पड़ी है, वो तो कह देते हैं साफ इंटरव्यूज़ में अपने कि जब सरकार बैन कर देगी तो हम करना छोड़ देंगे। सब अपनी एक-दूसरे की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी से सब हाथ झाड़ के ऐसे ही बैठ जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये प्रिवेंशन का तरीका हो सकता है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। एक्टिविटीज़ अंडर रिहैबिलिटेशन, जब रिहैबिलिटेट करते हैं या जो ये मुक्ति केंद्र में वापस से लाइफ को लेकर के आना है, देखिए लाइफ मुश्किल तो है ये आपको मानना पड़ेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आसान ऐसी नहीं है चीज़ें जो बिल्कुल आपको लगे कि कभी आप पे प्रेशर नहीं आएगा जीवन में, सब आपके मन का हो जाएगा। जब ये फंडामेंटल्स हिले हुए होते हैं ना जीवन के, तब फिर व्यक्ति बाकी एस्केप ढूँढता है, कि अब नशे कर लेता हूँ, मुझे तो एकदम से बहुत सारा पैसा चाहिए था, यूट्यूब को देख के ये भी हुआ है, एकदम से बहुत सारा फ़ेम चाहिए था, ये वाली गाड़ी चाहिए थी, ये वाला घर चाहिए था और कुछ दिन मेहनत करके देखी नहीं हो रहा, हलवा थोड़ी है, नहीं होता और सबके केस में नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ़ एक मेहनत ही नहीं होती या सिर्फ़ अ, इस आपका इंटेलिजेंस का स्तर ही नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जब जाके कोई व्यक्ति किसी दिशा में या किसी फील्ड में सक्सेस हो पाता है। टैलेंट भी चाहिए, सही टाइमिंग भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए बहुत सारी, आपकी सही डिसीज़न मेकिंग भी चाहिए, है ना? फिर उसको लोग किस्मत बोल देते हैं। तो मैं तो उस तरह से उसमें विश्वास नहीं रखती, बट वो राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो जाएँ तो शायद उसी को लक बोलते हैं लोग। लेकिन फैक्टर्स बहुत सारे लगते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है सारे फैक्टर्स। आपके कंट्रोल में आपका दिमाग का सही रखना, सही मेहनत करना, ये आपके कंट्रोल में है बस, इतना ही है। लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं होती और कंपैरिज़न अननेसेसरी कंपैरिज़न्स कि फलाने का तो हो गया, अब आप उसकी पूरी लाइफ़ नहीं देख रहे हैं। अननेसेसरी कंपैरिज़न कर रहे हैं। आपने देखा ही नहीं वो एक्चुअल में क्या कर रहा था, कितने टाइम से कर रहा था, क्या चीज़ें सही हुई, किस टाइम पे क्या क्लिक हुआ। समझ रहे हैं? तो जब इस तरह की चीज़ें जब हम बच्चे को सिखाएँगे ही नहीं कि सिर्फ़ अप्स नहीं होते हैं लाइफ़ में, डाउन भी होते हैं और सबकी लाइफ़ में होते हैं। आपको वो आना चाहिए मैनेज करना। तो एक्टिविटीज़ अंडर रिहैबिलिटेशन कौन-सी होती हैं? डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। भई एक सही समय पे उठो, सही समय पे सो या एक सोने उठने का टाइम फिक्स है या खाने का टाइम फिक्स है, लंच इस टाइम होता है, ये एक्टिविटी होती है। योगा, जिससे आपका मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। मेडिटेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो व्यक्तित्व है, सोचने का ढंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें जिस पे काम किया जाएगा। आप आगे जाके फिर कहीं आपको काम भी मिल जाए। काउंसलिंग की जाएगी कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, कोई स्किल आपको सिखाई जाए जिसमें आपका मन लगे। अगर आपका मन ड्राइंग पेंटिंग में लगेगा, तो वो नशे से जो हिट आएगा वो आपके जीवन में सही काम से आ सकता है। यदि आप सही दिशा में खुद को झोंक के रखे हुए हैं, तो कुछ आपको सच में बहुत पसंद है करना। समाज में आप कोई योगदान दे करके देख लीजिए, किसी गुरुद्वारे चले जाइए, किसी मंदिर चले जाइए, वहाँ सेवा करके देख लीजिए। लेकिन ये सब हार्ड तरीके हैं। इंसान को वो तरीका चाहिए जिसमें कुछ करना ना पड़े। इसीलिए आपको रील देखना आसान लगता है और किताब पढ़ने में मौत आती है। रीज़न सिंपल है कि उसमें शुरुआत में आदत बनने में एफर्ट लगता है। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें? नहीं, नहीं, अगर तनीशा सिलेबस चेंज नहीं होता है तो आपको ज़रूरत नहीं है नए बैच में एनरोल करने की। अगर होता भी है तो हम देख लेंगे कि एक बैच को दे पाएँ। कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर की एजुकेशन आज के समय में जो 21st सेंचुरी
स्किल्स हैं, सॉरी, वो सब पता हो बच्चे को। आर्ट एंड क्राफ्ट थेरेपी, बेसिकली कुछ कुछ उसको करना सिखाया जाए। तो ये सब एक्टिविटीज होती हैं रिहैबिलिटेशन में। डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन, यानी अलाभान्वित व वंचित बच्चे जो किसी भी रूप में हाशिए पे रह गए समाज में, वंचित बच्चे। तो देखते हैं भाई, द टर्म डिसएडवांटेज्ड यानी अलाभान्वित जो टर्म है, मींस चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी हु कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ वन सॉर्ट और अनदर। यानी वो बच्चे जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं समाज के, जिनको फायदा नहीं मिल सकता स्कूल से बिकॉज ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ वन सॉर्ट और अनदर, किसी भी वजह से उनको वंचित रखा जा रहा है, चाहे वो स्कूल में आ नहीं सकते, संसाधन नहीं है, जो भी रीजन हो, वो बच्चे जो हाशिए पे हैं, जिनको समाज ने, जिनको आर्थिक स्थिति की वजह से, जिनका सिर्फ मजाक ही उड़ाया गया है कि तुम इस जाति से हो, तुम इस धर्म से हो, तुम इस ये तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो, तुमको तो एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। जैसे पुराने समय में आप देखते हैं कि जो सो कॉल्ड छोटी जातियां जिनको कह दिया जाता था, आज भी कई लोग मानते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उनसे झाड़ू लगवाई जा रही थी। एक तो कोई चैप्टर था, मैंने पढ़ा था ग्रेजुएशन में, तो कि आप अगर पर्टिकुलर जाति से आते हो तो आप बराबर में थोड़ी बैठ के पढ़ सकते हो बाकी बच्चों के, स्थिति ये थी। हाँ, वो काउंसलिंग थेरेपी सेम ही बात है, प्रॉथ है यहाँ पे। एंड चिल्ड्रन हु आर सीन इन इंटीरियर ट्राइबल एंड रूरल एरियाज ऑफ कंट्री वेयर एजुकेशन फैसिलिटीज हैव नॉट रीच्ड इन द वे वी फाइंड देम इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। या फिर वो बच्चे उस जगह से हैं जो इंटीरियर ट्राइबल एरिया, जनजातीय एरिया है या रिमोट एरिया है, रूरल बैकग्राउंड है, जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची, संसाधन नहीं पहुंचे, तो ये बच्चे हाशिए पे हैं। बी आर अम्बेडकर इसका उदाहरण है। अनटचेबिलिटी इज द थिंग, बिल्कुल। आर्टिकल 14 बनी थी, 15 बनी थी इसी पे मूवी। आगे बढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमताएं। तो इन बच्चों के साथ भी आपको जितना हो सके, जो बच्चे डेप्राइव्ड हैं, उनको भी साथ में लेके चलना है। आपका तो एज अ टीचर काम है हर बच्चे को साथ में लेकर के चलना। अधिगम और क्षमताएं, अधिगम और क्षमताएं। कल्चरल डेप्रिवेशन रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशंस विच क्रिएट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इन अ चाइल्ड। यानी जो सांस्कृतिक वंचितीकरण, जो आप कहना चाहें इसको, सांस्कृतिक रूप से वंचित समूह की जब हम बात करें तो कल्चरल डेप्रिवेशन, सांस्कृतिक रूप से वंचितीकरण कह लीजिए, रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशंस व्हिच क्रिएट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इन अ चाइल्ड। वंचित बच्चों के जीवन में कई जटिल कारकों के चलते बौद्धिक हीनता भी देखने को मिलती है। बौद्धिक हीनता की स्थिति बन जाती है। ठीक है, आर्टिकल 15 एग्जैक्टली। नहीं, मूवी की बात कर रही हूँ मैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो गई। वो इक्वालिटी एंड ऑल की बात करता है ना। आर्टिकल 15 तो मूवी थी उस पे, इनकी आयुष्मान खुराना की। ठीक है, हाँ वो एक्स्ट्रा चल रही है प्राची, कुछ बैचेस में क्लास, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी चल रही है और साथ साथ इंक्लूसिव भी चल रहा है। शाम को हो जाएगा वो भी खत्म, डोंट वरी। तो अगर हम देखें, वो होगा ये हाँ, डोंट वरी। मुश्किल है अमित, सी टेट का सिलेबस चेंज होना इस बार, कम चांसेस हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो कल्चरल डेप्रिवेशन रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशंस व्हिच क्रिएट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इन अ चाइल्ड। कई बार सांस्कृतिक
वंचितीकरण की वजह चलते बच्चों के बौद्धिक स्तर में भी कमी आ जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कॉम्प्लेक्स जटिल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि बच्चे को खाना ठीक से नहीं मिला, बच्चे को माहौल नहीं मिला जिससे उसका दिमाग सही स्तर पे, सही उम्र के हिसाब से डेवलप हो सके, तो वो बौद्धिक स्तर में भी फिर कमी आ जाती है। उसका रीजन यही है कि माहौल नहीं मिला और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। दीज कंडीशंस इंक्लूड अनस्टिमुलेटेड एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जिसमें बच्चे को वो एक्टिविटीज ही नहीं मिली जिससे उसका दिमाग विकसित हो सके। मान लीजिए हेरिडिटी से सही आईक्यू मिल भी गया, इंटेलिजेंस का स्तर ठीक भी था, लेकिन एनवायरमेंट ऐसा नहीं मिला जिसमें वो दिमाग निखर के आ पाए। लैक ऑफ वर्बल इंटरेक्शन, अडल्ट के साथ बहुत ज्यादा वाद विवाद चर्चा करने का मौका ही नहीं मिला, बोलने का मौका ही नहीं मिला, सही से बात करने का मौका ही नहीं मिला। पुअर सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, खेलने कूदने, सही एनवायरमेंट का मौका ही नहीं मिला। एंड अदर डेलिटरस एनवायरमेंटल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, गरीबी के साथ जितने भी खराब फैक्टर्स निकल करके आते हैं वो सब उनके साथ है। यानी जो जो पॉजिटिव होना चाहिए इन बच्चों के साथ वो उल्टा ही है। जो बच्चे हाशिए पे हैं, जो बच्चे डेप्राइव्ड हैं, जो बच्चे वंचित हैं किसी भी रूप में। However, the term deprived or disadvantaged or culturally different was used to indicate who are marked by the following three general characteristics during their school life. यानी ये जो टर्म है deprived, जिसको हम कह रहे हैं वंचित या अलाभान्वित, डिसएडवांटेज्ड और कल्चरली डिफरेंट यानी सांस्कृतिक रूप से अलग बच्चे, इनको तीन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटा जाता है स्कूल लाइफ के दौरान। पहला है प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि लगातार इनकी बौद्धिक स्तर की जो या बौद्धिक प्रकरण में दिमाग की क्षमता में, दिमाग के चलने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है आपको। क्यूमुलेटिव एकेडमिक अचीवमेंट डेफिसिट्स, यानी जो एकेडमिक अचीवमेंट बेहतर होने थे इनके कम होते जा रहे हैं, जो हर क्लास में बेहतर करने वाली स्थिति, क्योंकि माहौल ही नहीं मिल रहा। प्री मेच्योर स्कूल टर्मिनेशन और हायर ड्रॉप आउट रेट, उन जातियों का जो मार्जिनलाइज्ड स्तर पे हैं, जो अलग थलग की गई हैं, डेप्रीवेशन है, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन जातियों के, उन धर्मों के, उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बच्चे ज्यादा ड्रॉप आउट करते हैं, ज्यादा जल्दी स्कूल छोड़ते हैं, बजाय कि आपके बाकी संसाधन संपन्न लोगों के। तो ये भी तीन चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं, जस्ट आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि किस क्वेश्चन में कहाँ फंस जाए आपको नहीं पता। कई बार ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां ये वाली पेडागोजी आपकी काम आती है। स्पेशल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशली डेप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स, यानी वो बच्चे जिनके क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, वो बच्चे जो सोशली डेप्राइव्ड हैं, जिनको समाज में हीनता से देखा गया, या अलाभान्वित हैं, या वंचित हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिजिकल एंड विजुअल रादर देन दी ओरल। तो ये बच्चे जो हैं फिजिकल एक्टिविटी करके ज्यादा बेहतर सीखते हैं, या कुछ देख करके ज्यादा बेहतर सीखेंगे, बजाय कि सिर्फ ओरल इंस्ट्रक्शन देने के। हो जाएगा निकेता, डोंट वरी। ठीक है महनूर। सेकंड पॉइंट है कंटेंट सेंटर्ड रादर देन इंट्रोस्पेक्टिव। बच्चों को आप खुद से सोचने के लिए बहुत कुछ मत दीजिए, उसको थोड़ा कंटेंट सेंटर्ड रखिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मौके उसे नहीं मिले हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड रादर देन एब्स्ट्रैक्ट सेंटर्ड, बच्चे को एक समस्या दीजिए, उसके समाधान पे काम कराइए, खुद से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी या एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो उसके सामने नहीं है उस पर सोचने के लिए छोड़ देंगे तो वो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी माहौल मिला नहीं है। इंडक्टिव रादर देन डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड होते हैं। इंडक्टिव मेथड छोटे बच्चों के लिए बेहतर होता है, डिडक्टिव बड़े बच्चों के लिए थोड़ा बेहतर माना जाता है। तो इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डिडक्टिव में ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगती है ना। आगमन और निगमन विधि कहते हैं, और निगमन विधि, तो आगमन से निगमन की ओर लेके जाना है इनको, निगमन का इस्तेमाल कम करना है, डिडक्टिव मेथड का, इंडक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा करना है। बात सही है। चलिए, स्लो और केयरफुल, पेशेंट एंड परजर्विंग रादर देन क्विक और क्लेवर एंड फ्लेक्सिबल। ये बच्चे कई बार स्लो चलते हैं, कई बार केयरफुल रहना पड़ रहा है, पेशेंट रहना पड़ेगा इनके साथ। तुलसी रिफ्रेश करके देखना, चल जाएगा। अब ये वाली कहानी हम कल करेंगे, इसके आगे की बातचीत यार निपटा देते हैं। इंक्लाइन टू कम्युनिकेट थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स, शब्दों में बहुत अच्छे से अपने आप को नहीं व्यक्त कर पाते, एक्शंस से ये व्यक्त कर पाते हैं, इशारों से व्यक्त कर पाते हैं, है ना। डेफिशिएंट इन ऑडिटरी अटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स, यानी ऑडिटरी अटेंशन मतलब सुन के ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते, बजाय कि इनको दिखा दो, कोई चीज एक्टिविटी करा दो। और इंटरप्रिटेशन स्किल्स यानी खुद से इंटरप्रेट करने में भी इनको दिक्कत होती है। शॉर्ट अटेंशन स्पेन,
यानी अटेंशन स्पैन बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत देर तक ज़्यादा ध्यान लगा करके नहीं रख पाते। हाँ, वो इंडक्टिव डिडक्टिव पे कभी और आएँगे। मीटिंग द नीड्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड इज़ रिलेटिवली न्यू एजुकेशनल अप्रोच। यानी उन बच्चों की नीड्स को भी फुलफिल कर पाना जो अलाभान्वित हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, ये लगभग नई एजुकेशनल अप्रोच है। पहले इन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था कि भाई उन बच्चों को आप एक्टिविटी ज़्यादा करके दिखाओ, उनको अच्छे से समझा दो चीज़ें, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मत छोड़ो, उनको फिजिकल एक्टिविटी या कोई ऐसा काम जो कॉन्क्रीट है, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक्शंस के थ्रू सिखाओ, बजाय कि वर्ड्स के। ऑडिटरी अटेंशन और इंटरप्रिटेशन स्किल्स में इनकी कमी होती है, खुद से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अटेंशन स्पेन का अच्छा नहीं है कि बहुत ध्यान दे करके पढ़ पाएँ, वो माहौल ही नहीं मिला। समझ रहे हो? तो इनकी बच्चों की जो डेप्राइव्ड बच्चे हैं, उनकी नीड्स भी आप फुलफिल कर पाएँ, उनकी उसमें भी आप सहायता करें, उनको भी सिखाना है ना आपको तो। इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करना है डिडक्टिव की बजाय, क्योंकि इंडक्टिव उदाहरण से नियम की ओर जाता है, डिडक्टिव जो है नियम से उदाहरण की ओर जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर लेके जाएँगे तो आसानी से बच्चा समझ पाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब कॉज़ क्या है? सोशली डिसएडवांटेज्ड होते क्यों हैं लोग? सामाजिक रूप से वंचित क्यों रह जाते हैं? इसका कारण क्या है? तो पहला कारण तो ये कल्चरल डेप्रिवेशन और डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन अराइजेस ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशंस। कई सारे जटिल कारण होते हैं इंटरमिंगल्ड व्हिच क्रिएट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इन अ चाइल्ड, जिसकी वजह से बच्चे में जो है बौद्धिक स्तर की कमी आ जाती है। तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स जटिल कारण है, कोई एक कारण तो है नहीं, सामाजिक कारण है बहुत सारे। सम ऑफ दीज कंडीशंस आर एट्रीब्यूटेड टू अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। ये जो कंडीशंस हैं इसमें से कई सारों का जो रीजन है वो ये है कि एनवायरनमेंट ही वैसा नहीं मिला जहां उनके दिमाग को, उनके शरीर को ठीक से खुल के विकसित होने का मौका मिल पाता। बात सही है नहीं? ले सकते हो उत्कर्ष अभी भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत थियोरी हमने पढ़ ली है आज। और ये जो समझ है आपकी, ये आपको किस तरह के क्वेश्चंस में मदद दे जाएगी, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। पेडागोजी के साथ ऐसा ही है। कई लोग चाहते हैं सिर्फ उनको टर्म्स रटवा दिए जाएं, जिसका उतना फायदा नहीं होगा जितना इसका हो रहा है। और ये जरूरी है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही बचेगी। ये कितना बड़ा टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन कई नंबर में आता है, जहां भी आता है, जिस भी पेपर में, और ज्यादातर सभी में आता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा तो है ही टॉपिक, है ना। फिर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की प्रॉब्लम, इनको कैसे डील करेंगे, ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो काम चलेगा नहीं। ठीक है ना। फिर एजुकेशनल प्रोविजंस क्या है इनके लिए, फिर खत्म हो जाएगा। और इसमें आपके ये कुछ तरह के बच्चे हैं जो मैं रिवाइज भी करा दूंगी कि कुछ कैटेगरीज हैं जो आपकी आती हैं यहाँ। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी आपने पढ़ी होंगी, नहीं तो वो रिवीजन भी उनका हो जाए। तो अभी ये चलेगा 2-3 दिन और, ये टॉपिक चलने वाला है। इसके बाद सीटेट का बैच तो ऑलमोस्ट ही खत्म है, 2-3 क्लास बचती हैं, और बाकी बैचेस तो फिर चलेंगी। ये मैं थोड़ा डिटेल में लेके चल रही हूँ, क्योंकि अब सीटेट में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन वर्ड क्वेश्चन आते हो, वहां भी ठीक से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद मोनिका। कोई और किसी का सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी। कुछ लोगों की तो अभी 7:30 भी क्लास है, वो टीचिंग मेथड्स वाली। मिल जाएगा सीपी मिश्रा जी, वो पेडागोजी मिल जाएगा, जो मैथ्स और पेडागोजी आप बोल रहे हैं, बता देंगे वो भी प्रमोद। और बताओ, ये कितनी टाइट लगा दी भाई बॉटल, मैंने ही लगाई है। और ये अनु, इग्नोर कीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है सबको आपको जवाब देना होता है। पढ़ाई कीजिए, रात में करें, दिन में करें, जैसे भी करें। चलिए, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।